त्यानंतर आमच्या चंद्रपूर महानगरपालिकेचे नगरसेवक हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित झाले. आजच्या या कार्यक्रमाला आमच्या विदर्भाचे उपाध्यक्ष ॲडव्होकेट भूपेंद्र राठोड सर या ठिकाणी उपस्थित झाले. त्यानंतर इंजिनियर संजय नगरकर विदर्भामध्ये महासचिव हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित झाले. जांभळेबाई या महिला समितीच्या विदर्भ प्रदेशच्या या सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित झाल्या. या सर्वांना त्यानंतर डॉक्टर साहेब होनोळे या ठिकाणी उपस्थित झाल्या. जिल्ह्याच्या अध्यक्ष महिला आघाडी कमलताई फुले ह्या सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित झाल्या. या सर्वांना मी माझी अशी विनंती आहे की त्यांनी महापुरुषांच्या प्रतिमेला माला अर्पण करून आपण या कार्यक्रमाला आपण विस्तृत सुरुवात करू अशी मी त्यांना विनंती करतो. महापुरुषांच्या प्रतिमेला माला अर्पण केलं आणि सर्व पाहुण्यांना विनंती आहे त्यांनी आपला प्रवास घेण्याचे करावे. काही वेळात ॲडव्होकेट डॉक्टर सुरेश माने सर हॉलमध्ये येणार आहे. रेस्टॉरंट ते सध्या आता बसलेले आहे आणि काही वेळातच ते त्या हॉलमध्ये येणार आहे. चंद्रपूर जिल्ह्याचे कोषाध्यक्ष अशोकजी बनकर यांनी ॲडव्होकेट भूपेंद्र साहेब विदर्भ प्रदेश उपाध्यक्ष यांचं स्वागत करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. पप्पूजी देशमुख यांचं स्वागत
अशी मी त्यांना विनंती करतो. अरुणजी तुरे. चिमूर जिल्ह्याचे अध्यक्ष गोपाजी मेंढे यांनी हिमायतचे अध्यक्ष यांचं स्वागत करण्याकरिता या ठिकाणी उपस्थित यावं. माननीय अहमद जिल्हा अध्यक्ष हिमायत यांचं त्यांनी सन्मान चिन्ह देऊन स्वागत करावं असे मी त्यांना विनंती करतो. यानंतर विदर्भ प्रदेशचे महासचिव इंजिनियर संजय मनोज यांचं स्वागत करण्याकरिता चंद्रपूर शहराचे उपाध्यक्ष पिल्लेवाल अभिमन्यू पिल्लेवाल यांच्यासाठी त्यांना विनंती करतो. गोंडवाना गणतंत्र पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष मनोज यात्रा यांचं स्वागत करण्याकरिता चंद्रपूर विधानसभेचे अध्यक्ष महेंद्र झाडे हे करतील अशी मी त्याला विनंती करतो. जांभरेताई विदर्भ प्रदेश महिला सहयोगिता यांचं स्वागत आमच्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या महिला सहयोगिका कमलताई तुरे या करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. विदर्भ प्रदेशच्या महिला सहयोगिका डॉक्टर पूनमताई गोडबोळे यांचं स्वागत करण्याकरिता प्रीती रामटेके महिला आघाडी महासचिव चंद्रपूर यांना मी या ठिकाणी आमंत्रित करतो. यानंतर ॲडव्होकेट
परिषदेला उपस्थित झाला आपल्या सर्वांचं बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी जिल्हा चंद्रपूरच्या वतीने आपल्या सर्वांचं या ठिकाणी अभिनंदन करतो। आणि आज ही संविधान परिषद का आपल्याला घ्यावं लागत होतं यासाठी आपण या ठिकाणी या मान्यवरांना आपण आमंत्रित केलं। त्यांनी आमच्या या शब्दाला मान देऊन या ठिकाणी उपस्थित झाला। यांचं मी बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी चंद्रपूर जिल्ह्याच्या वतीनं मी यांचं जिल्ह्याच्या वतीनं मी यांचं स्वागत करतो, अभिनंदन करतो। आमच्या जिल्ह्याचे कोषाध्यक्ष अशोकजी बनकर यांचं स्वागत करण्याकरता चंद्रपूर जिल्ह्याचे महासचिव राजू रामटेके, भद्रावती सभाचे अध्यक्ष विकास धुलेधर हे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। विकासजी धुलेधर यानंतर या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक आजच्या या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक आमच्या जिल्ह्याचे कोषाध्यक्ष अशोकजी बनकर या ठिकाणी आपला प्रास्ताविक मार्गदर्शन देण्याची मी त्यांना विनंती करतो। अशोकजी बनकर संविधान परिषदेचे आयोजन राष्ट्रवादी सभागृहामध्ये आयोजित करण्यात आले। सर्वप्रथम बहुजन समाजाच्या उन्नतीसाठी ज्या ज्या महापुरुषांनी तमाम महापुरुषांना अभिवादन करतो त्यांच्या कार्याला आणि त्यांच्या विचाराला। आज 82 आयोजित कार्यक्रमामध्ये उपस्थित 55 मान्यवर उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, छत्रपती शाहूंच्या अमृत महोत्सवातून एक जयंती त्यांची आपण इथे स्मृती शताब्दी वर्ष साजरा करत आहोत। त्यामध्ये आपण संविधान परिषद ठेवलेली आहे। आज देशभरामध्ये काय करतात हे प्रत्येकाला माहीतच आहे की देश कोणत्या स्थितीमध्ये आहे, कोणत्या घडीवर आलेला आहे। संविधानाचं कशी पायमल्ली करून या देशाचं राजकारण चाललेलं आहे याचा सर्व लोकांना अनुभव आहे। ज्या संविधानाने आपल्याला अधिकार दिले, मानवापासून तर प्राण्यापासून तर सर्व जगाच्या सर्व लोकांपर्यंत जे आपले संविधान अधिकार दिले त्या संविधानाच्या या देशातून अंतर्भाव झाला महिन्यात झालं तर आपल्याला जे जे आज सन्मान आहे, जे बोलण्याचा अधिकार आहे, इथं येण्याचं व्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, हे सर्व हिरावं जाऊ शकते। त्यामुळे आपल्याला संविधान वापरणं गरजेचं आहे। त्या निमित्तानं या संविधान परिषदेचं आयोजन इथे करण्यात आलेलं आहे। या प्रसंगी मी सर्वांना शुभेच्छा देतो। आपले दोन शब्द समाप्त करतो। जय हिंद, जय फुले, जय शाहू, जय बाबासाहेब। धन्यवाद डॉक्टरजी। आमच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे माननीय भद्राजी भोटे साहेब, सेल्फ रिस्पेक्ट मुवमेंट संघटक चंद्रपूर यांच्या ठिकाणी आगमन झालं। त्यांचं आपण टाळ्यांनी स्वागत करावं अशी मी सर्व प्रेक्षकांना विनंती करतो। भोटे साहेबांचं स्वागत करण्याकरता आमच्या जिल्ह्याचे कोषाध्यक्ष अशोकजी बनकर हे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। अशोकजी बनकर
संविधान परिषदेला उपस्थित असलेले आमच्या मॅडम ॲडव्होकेट पूनमसाहेब वाघमारे उमरे, त्याचं वाघमारे पहिलं आडनाव आहे, नंतर त्याचं उमरे दुसरं आडनाव आहे. त्याला मी या ठिकाणी आपले विचार मांडण्यासाठी या ठिकाणी आमंत्रित करतो आणि त्यांनी आपल्या ठिकाणी विचार मांडावा. या कार्यक्रमाचा सुंदर सूत्रसंचालन करणारे बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी जिल्हा गंगापूरचे जिल्हाध्यक्ष आदरणीय गिरीश आंबेके यांचं स्वागत मार्कंडी भाऊने तालुकाध्यक्ष ब्रह्मपुरी हे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. मार्कंडी भाऊ. धन्यवाद सर. संपूर्ण विश्वाला शांतीचा संदेश देणारे महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध यांना मी श्रीवार वंदन करते. त्याचप्रमाणे समाजाला समानतेच्या मार्गावर नेणारे संपूर्ण समाजातील पुरुष असो किंवा महिला असो अशा सर्वांना शिक्षण क्षेत्रात प्राधान्य देणारे महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपती शाहू महाराज यांनी सर्व मनुष्य समान आहे या तत्वावर आपल्या शासनकाळामध्ये आरक्षणाची सुरुवात केली असे न्याय देणारे शाहू महाराज. त्याचप्रमाणे आदिवासींचे उद्धारक
धन्यवाद मॅडम. हा प्रोग्राम आमची इच्छा होती की 12 वाजता सुरू व्हायला पाहिजे होता आणि 12 वाजतापासून आम्ही सुरू करण्यासाठी आम्ही आकृतीची वाट बघत होतो आणि प्रत्येकाला बोलण्याची संधी चांगल्या प्रकारे मिळेल बा अशी आमची इच्छा होती. आता आपला प्रोग्राम सुद्धा 2 वाजता जवळ चालू होत आहे. म्हणून प्रत्येकाला बोलायचं आहे. त्यांना आम्ही 10 मिनिटांची त्या ठिकाणी अवधी देत आहोत. आपण माफ करावी असे मी आयोजक आपल्या श्रोत्यांना आपल्या मार्गदर्शनात मी अशी सांगू इच्छितो. यानंतर आमच्या गुरुवारा गणपत पाटीलचे मनोज यात्रा हे या ठिकाणी आपले विचार मांडतील. मनोज यात्रा गुरुवारा गणपत पाटील जिल्हा चंद्रपूर. या ठिकाणी संविधान परिषदेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. सर्वप्रथम आपल्या या भारत देशाला ज्यांनी संविधान दिलं असे विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना त्रिवार महात्मा फुलेजी सावित्रीबाई फुले बिरसा मुंडा भारत देशातील तमाम सर्व महापुरुषांना त्रिवार अभिवादन. आणि आज ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली संविधान परिषद आयोजित करण्यात आलेली आहे असे आदरणीय डॉक्टर ॲडव्होकेट सुरेशजी माने साहेब यांचे काही वेळातच दाखल होतीलच. तर या मंचावर उपस्थित या महानगरपालिकेचे माझे नगरसेवक पप्पूभाऊ देशमुख आणि या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित असलेले आमचे मित्र ॲडव्होकेट भूपेंद्र रायपुरे सर, प्राध्यापक नगर सर आणि रेमाचे अध्यक्ष जिल्हाध्यक्ष तसेच ओबीसीची तोफ म्हणून ओळखणारे आमचे आदरणीय बळीरामजी धोटे साहेब आणि या मंचावर उपस्थित पुनमताई भोंडवडेजी आणि सर्व प्रमुख पाहुणे, BRSPचे जिल्हाध्यक्ष जी रामटेके साहेब आणि या संविधान परिषदेमध्ये आवर्जून उपस्थित असलेले सर्व मातृशक्ती आणि भीषण विद्यार्थी मित्रांनो, जगामध्ये सगळ्यात सुंदर जर संविधान असेल तर तो आपल्या भारताचा संविधान आहे. ज्यानं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या महापुरुषानं अतिशय मेहनत करून या भारत देशाला संविधान दिलं आणि त्या संविधानाच्या माध्यमातून आपण या लोकशाहीमध्ये वावरत आहोत. आणि सगळ्यांना सरपंचापासून तर नगरसेवक पासून जिल्हा परिषदचा सदस्य असो, आमदार असो,
आणि संसदेमध्ये नेतृत्व करण्यासाठी खासदार म्हणून आपण निवडल्या जातो. परंतु वास्तविक परिस्थिती पाहत आहोत आपण या देशामध्ये चित्रपट वेगवेगळे दिसून राहिले. ज्या पद्धतीने लोकांचे प्रश्न सोडवले पाहिजे त्या पद्धतीने लोकांचे प्रश्न सुटताना दिसत नाही. कोणताही नेता असो तो पहिला आपली झोळी कशी भरेल यासाठी सातत्याने प्रयत्न करताना दिसते. म्हणून या 70-75 वर्षाच्या कालखंडामध्ये गरीबच होत राहिला आणि श्रीमंत हा अफाट श्रीमंत झाला. तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्यावेळेस संविधानाची निर्मिती केली त्यावेळेस त्यांना ही अपेक्षा नव्हती की सामान्यातला नागरिक असेल त्यांचे हक्क अधिकार त्यांना मिळाले पाहिजे. परंतु तसं या देशामध्ये होताना दिसत नाही. म्हणूनच आपल्याला सगळ्या नागरिकांना शुद्ध व्हावं लागेल. कारण लोकशाहीमधून जर आपण एखादा चांगला नेता निवडायचा असेल तर तत्सम आपली विवेक बुद्धी जागरूक करून त्याला आपल्या विधानसभेमध्ये असो की लोकसभेमध्ये किंवा आपल्या हक्क अधिकारासाठी लढणारा असा कार्यकर्ता निवडा आणि त्याला जिल्हा परिषदमध्ये किंवा नगरपालिकेमध्ये किंवा आमदार किंवा लोकसभेचा खासदार बनवा. कारण आपण पाहत आहोत भ्रष्टाचार एवढा फोफावलेला आहे की कुठं पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही. आणि गर्भश्रीमंत लोकांवर 5 मिनिटांमध्ये अर्ध्या घंट्यामध्ये त्याचं काम निपटवून चालला जातो. परंतु 15 दिवस होऊन 1 महिना लोटून त्याचा जमिनीचा निपटाऱ्यासाठी कार्यक्रम ऑफिसमध्ये लागत नाही. तर हे कुठंतरी आपल्याला जागरूक होऊन कार्य करावं लागेल. कारण आजची जे लोकशाही आहे तमाम पैसेवाल्यांची लोकशाही राहिलेली आहे. ज्यांच्याकडे प्रचंड पैसा आहे असेच लोक निधीचा वापर करून या देशामध्ये राज करण्यासाठी राज करत आहे. तर आपल्याला ते समविचारी जे पक्ष आहे ते समविचारी पक्ष एक वाटून या आपल्या संविधानाच्या विरोधामध्ये जे षडयंत्र करतात अशा पक्षांना दूर ठेवण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करावा लागेल. कारण महाराष्ट्रामध्ये राज्य सरकार बघितलं मागच्या कार्यकाळामध्ये 3 पक्षाचं सरकार आलं होतं. आपण तर म्हणत नाही परंतु आता पक्षवाल्यांचं सरकार आलं आहे असे आरोप या महाराष्ट्रामध्ये सातत्याने होताना दिसत आहे. ही फार खेदाची बाब आहे. कारण पैसे देऊन जर सरकार पाळत असतील जर सगळ्या गरजेचा जो पैसा आहे तर अशा पद्धतीने दुर्योग करत असतील तर हे अतिशय चिंतेची बाब आहे. म्हणून अशा पक्षांना दूर ठेवणं हा देखील नागरिकांचा आद्य कर्तव्य आहे. कारण लोकशाही वाचली तर आपण वाचू किंवा आपला संविधान वाचेल. म्हणून या आपल्याला सगळ्या गावापासून तर शहरापर्यंत लोकांना जाणीव करून देण्याची फार गरज आहे. बरेच या देशामध्ये उदाहरण सांगतो म्हटलं तर फार मोठे आहेत. कारण एकीकडे गुलामगिरीच्या वाटेतून हा देश चाललेला आहे. तुम्ही न्याय मागताना देखील न्याय व्यवस्थेवर भरोसा नाही. कारण न्याय व्यवस्था देखील कुठेतरी राज्य
संविधान परिषदेमध्ये आदरणीय मानेसाहेब येतीलच आणि त्याच्याबद्दल सविस्तर असं मार्गदर्शन करतीलच। या ठिकाणी माझे मनोमत एवढे बोलतो आणि थांबवतो। जय भीम, जय जवान, जय घोडे। धन्यवाद। आपण बरोबर आपल्या वेळेवर आपला फक्त या ठिकाणी केलं मांडलं आणि या ठिकाणी आपले विचार या ठिकाणी मांडले। धन्यवाद। यानंतर प्रदीप उर्फ पप्पू देशमुख आमच्या चंद्रपूर महानगरपालिकेचे माजी नगरसेवक यांना या ठिकाणी मी आमंत्रित करतो। त्यांनी संविधान सभेला संबोधित करावं, आपले विचार मांडावे। या ठिकाणी मी पप्पू देशमुख यांना या ठिकाणी आमंत्रित करतो आपले विचार मांडावे। छत्रपती शिवाजी महाराज, शहीद बिरसा मुंडा, मौलाना अबुल कलामी, सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, विश्वरत्न महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, बहुजन विजय सम्राट काशीराम, छत्रपती शाहू महाराज यांनी या देशात हजारो वर्ष शेकडो वर्ष पीडित राहिलेल्या लोकांच्या उत्थानासाठी काम केले। अशा सर्व महापुरुषांना, महान आमच्या स्त्रियांना या देशातील अभिवादन करतो। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीतर्फे आयोजित संविधान परिषदेला या ठिकाणी उपस्थित असलेले टीआरएसचे विदर्भ प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय ॲडव्होकेट भूपेंद्र रायकडे साहेब, आदरणीय इंजिनियर संजय भगतजी, बुलढाणा कार्यकर्ता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष आदरणीय मनोज यात्रा, या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या टीआरएसच्या आदरणीय डॉक्टर विनोदसाहेब घोरमोडे, आदरणीय ॲडव्होकेट मनोजसाहेब बाळासाहेब मुंडे, या ठिकाणी उपस्थित असलेले आदरणीय एमआयचे अध्यक्ष अमानजी अहमद, आदरणीय माननीय अशोकजी बनकर, आदरणीय इंजिनियर रोशनजी, आदरणीय कमलाताई, नागपूर महानगरपालिकेच्या माजी नगरसेविका आदरणीय विशालजी कांबळे आणि आमचे सामाजिक क्षेत्रातील गुरुवर्य आणि खऱ्या अर्थात मनोभावांनी एक चांगलंच उपाधी दिली। बहुजनांची तो बहुजनांचा सुगंध आदरणीय वैराजी घोटे साहेब, या ठिकाणी उपस्थित माझ्या सर्व आदरणीय बंधुबांनी, भगिनींनो, टीआरएसचे सर्व सन्माननीय पदाधिकारी, सर्व सन्माननीय कार्यकर्ते, सर्वांना जय भीम, सप्रेम जय भीम। खरं म्हणजे ॲडव्होकेट सुरेशजी मानेसाहेब, सन्माननीय सुरेशजी मानेसाहेब या ठिकाणी यायचे आहे। त्यांचे नेतृत्व, त्यांच्या उपस्थितीमध्ये हा कार्यक्रम आपल्याला या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला आहे। ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे, कारण त्यांचा एक चांगला अभ्यास आहे संविधानाच्या बाबतीत, राजकीय क्षेत्रामध्ये, सामाजिक क्षेत्रामध्ये, शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये, कायद्याच्या क्षेत्रामध्ये मोठं काम केलेलं व्यक्तिमत्व आज आमच्यासोबत या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहे। अतिदर्शी आपल्या सर्वांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे आणि याचा आपल्या भावी जीवनामध्ये निश्चितपणे एक चांगला उपयोग सुद्धा, एक मार्गदर्शन सुद्धा आपल्याला मिळणार आहे। परंतु काही गोष्टी आपल्या प्रत्येकाच्या मनात असतात आणि आपण त्या बोलल्या पाहिजे। संविधान परिषद घेण्यामागचा हेतू आहे, आज संविधान धोक्यात आलेला आहे अशी सर्वसामान्य माणसाची भावना आहे। मला एक गोष्ट मी व्यक्तिगत स्तरावर प्रत्येक ठिकाणी बोलत असतो की भारताचं संविधान इतकं मजबूत आहे की या संविधानाला धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करणारे किती असले मोठे तरी ते एकतर मातीत मिसळतील, नाही तर ते संविधानामध्ये मिसळून जातात। संविधान एवढं कमजोर नाही आहे, परंतु एक गोष्ट निश्चित आहे की संविधानाला धोक्यात आणण्याचा
संविधान धोक्यात आहे असं म्हणण्यापेक्षा आमच्या संविधानानं बाबासाहेबांनी जी एक व्यवस्था निर्माण केली, जी जगाच्या पातळीवर एक चांगली व्यवस्था म्हणून ओळखली जाते, ती व्यवस्था धोक्यात आणण्याचा एक मोठा प्रयत्न सुरू आहे हे आपण मान्य केलं पाहिजे. आणि म्हणून संविधानाचं महत्व कसं आहे, संविधानाचे फायदे कसे आहेत हे वेगवेगळ्या पद्धतीने आम्हाला प्रतिकार करताना लोकांना सांगता आलं पाहिजे. मी म्हणजे एक गंमत म्हणून म्हणा किंवा एक उदाहरण म्हणून म्हणा तुम्हाला सांगतो. मला एक भेटला की आरक्षणाचे जगात कोण आहे, आरक्षणाचा विरोधक, एक आरक्षणाचा विरोधक माझा मित्र आरक्षणाच्या विरोधात आपण बाजू मांडतात असं बोलला की आरक्षण कशाला पाहिजे. मी म्हटलं ठीक आहे, नाही पाहिजे, तुझं बरोबर आहे. कारण आरक्षण ही आपली मजबुरी आहे, आपला पर्याय होऊ शकत नाही. आरक्षण ही व्यवस्था होऊ शकत नाही. माझं पूर्ण ऐकण्याचं प्रतिक्रिया द्या, त्याच्या मनामध्ये काही भावना निर्माण करू नका. मी म्हटलं बरोबर आहे तुझं, आरक्षण चुकीचं, आरक्षण नको, बरं ठीक आहे. मग म्हटलं आरक्षणाचं जगात कोण आहे, तर तो म्हणाला, आमच्या भगिनी म्हणाला, छत्रपती शाहू महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. म्हटलं चुकीचं आहे. आरक्षणाचे जगात छत्रपती शाहू महाराज नाही, आरक्षणाचे जगात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नाही. आता आमचे वेदांत भाऊ होते, आरक्षणाचे जगात हे जे स्वतःला वरच्या स्थानावर समजत होते, जे वर्चस्ववादी समाज होता असे म्हणून चुकीला मानणारे लोक हे खऱ्या अर्थानं आरक्षणाचे जनक होते. त्याच्यावर माझा मित्र मात्र बाबासाहेब बोलतो. अरे म्हटलं कसं बोलतो, 200 वर्षापूर्वी तिथं महिलांना शिक्षण घेता येत नव्हतं, फक्त पुरुषांना शिक्षण घेता येत नव्हतं. हो खरं आहे म्हणा, कामाला घेता येत नव्हतं कारण की हजारो वर्षापासून शिक्षणामध्ये पुरुषांचं आणि एका विशिष्ट वर्गाचं आरक्षण होतं, म्हणून इतरांना शिक्षण घेता येत नाही. आणि शिक्षण घेतानाही पुरुषांना घ्यायचं असेल तरी तो एका विशिष्ट जातीचा असला पाहिजे. इतर जातीचा असला तर त्याला दुसरं कामं केले पाहिजे, सेनेत गेला पाहिजे, शेती केली पाहिजे, पण त्याला शिक्षण घेतलं नाही पाहिजे. कारण की याच्यामध्ये सुद्धा त्या जातीचं आरक्षण होतं. तर आरक्षणामध्ये हजारो वर्षापासूनची जी व्यवस्था होती, हे अशा प्रकारचं जे आरक्षण होतं, त्याच्यामुळे त्यानंतर देशमुख साहेब आपला कर्तव्य पुरस्कृत शिक्षण हार्दिक स्वागत करतो. आणि म्हणून माझ्या काही मित्रांना म्हटलं की खरी गोष्ट आहे, आरक्षण बरोबर नाही आहे, आरक्षण नको, पण हजारो वर्षापासून एका विशिष्ट वर्गाच्या शिक्षणामध्ये, नोकरीमध्ये, वरच्या पदावरती, राजाच्या दरबारात जे आरक्षण होतं, त्या आरक्षणाचा अधिकार म्हणून संविधानामध्ये आरक्षणाची तरतूद केली आहे. हे मित्रा लक्षात ठेव, असं मी जेव्हा त्याला सांगितलं तेव्हा त्याला पुन्हा एक प्रश्न केला. ठीक आहे भाऊ म्हणे, तेव्हा गरजेचं होतं, देश स्वतंत्र झाला, 70-75 वर्ष झाले, आता आरक्षणाची गरज काय आहे. मी म्हटलं ठीक आहे, आताही आरक्षणाची गरज नाही आहे, आताही आरक्षण रद्द केलं पाहिजे, या मताचा मी सुद्धा आहे. फक्त एक गोष्ट माझी विचार कर, तो म्हणे काय. म्हटलं दादा एक कर, तुझी बहीण आहे. म्हणाला हो, तुझ्या बहिणीचा लग्न करताना जात पाहू नको. भाऊ म्हणे हे तुझे बोलले कसे. म्हटलं मी काय तुझं बोललो, जर तुझ्या बहिणीचं लग्न करताना जात पाहत नसतील तर मग या देशातला
प्रत्येक माणसाच्या डोक्यात जात आहे. जोपर्यंत जात आहे तोपर्यंत जातीचा अहंकार आहे, आणि जोपर्यंत जातीचा अहंकार आहे तोपर्यंत जातीवाद आहे, जातीभेद आहे. हे आपल्याला प्रत्येकाला मानावं लागेल. आणि या गोष्टी आहेत तोपर्यंत जातीवर आधारित आरक्षण राहणार. कारण की कोणत्याही गरीब ब्राह्मणाच्या घरी श्रीमंत ब्राह्मणाला जेवण करायला नकार दिला नव्हता. श्रीमंत महाराजा घरी सुद्धा एखादा भिकारीवर ब्राह्मण जेवला नव्हता. जर अन्याय आर्थिक आधारावर नाही झाला, जर अन्याय सामाजिक आधारावर झाला, न्यायही सामाजिक आधारावरच मिळाला पाहिजे. आणि म्हणून आजकाल हे जातीच्या आधारावर राहतं माझे आरक्षण, याचे आम्ही समर्थक आहोत. मी आरक्षणाचा लाभार्थी नसतो तरी कसं समर्थक आहे हे मी तुम्हाला या निमित्ताने सांगतो. पण हे संविधान परिषदेमध्ये बोलत असताना, संविधानाची बाजू घेत असताना, संविधानाची ताकदीने आपण बाजू करत असताना अशा पद्धतीने आपल्याला लोकांना समजावता आलं पाहिजे, असं एक माझं मत आहे. आपली व्यवस्था कशी आहे, आपली लोकशाहीकडे काय हे आहे ते आहे ते आहे इतर गोष्टी माझा आता आपण चर्चा करतो. भारत आणि पाकिस्तान हे राष्ट्रीयदृष्ट्या एका दिवशी जन्माला आलेले दोन अपत्य आहेत. भारताची आणि पाकिस्तानमध्ये हा खूप फरक आहे. काय फरक आहे? पाकिस्तानमध्ये गोंधळ नेहमी राहतो, तो 75 वर्षापासून आहे, आजही आहे. काय फरक आहे? पाकिस्तानमध्ये सुपेरियर कोण आहे सत्तेमध्ये हे अजूनही स्पष्ट झालेले नाही आहे. पाकिस्तानचा पंतप्रधान सुपेरियर आहे, पाकिस्तानचा राष्ट्राध्यक्ष सुपेरियर आहे, तिच्या गुप्तचर प्रमुख सुपेरियर आहे, तिच्या आर्मीचा चीफ सुपेरियर आहे. प्रत्येक वेळी कोणी ना कोणी कुठकोणी करत असतो. आणि अशा प्रकारे पाकिस्तान हा देश नेहमी अस्थिर राहिलेला आहे. पण बाबासाहेबांनी संविधान दिलं आणि एक व्यवस्था निर्माण केली. त्याच्यामध्ये जे चेक अँड बॅलन्स आहे ते कितकं चांगलं आहे. या देशामध्ये निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा, खासदारांचा, प्रातिनिधिक लोकशाहीमध्ये निवडून दिलेला जो पंतप्रधान आहे तोच या देशाचा सुपेरियर आणि प्रमुख आहे. याच्याबद्दल आपल्या देशामध्ये काहीही गोंधळ नाही. ही आपल्या व्यवस्थेची खूप चांगली बाजू आहे. आणि हे सगळं करत असताना त्या पंतप्रधानांच्या हातामध्ये पूर्ण अधिकार एकवटले नाही पाहिजे. याच्यासाठी ज्या स्वायत्त संस्था निर्माण केल्या आहेत, ते मान्य सर्वोच्च न्यायालय असेल, ते एखादं निवडणूक आयोग असेल, ते एखादं सॅट असेल, अशा वेगवेगळ्या ज्या स्वायत्त संस्था निर्माण केलेल्या आहेत, RBI असेल, त्यांचं स्वतंत्र अस्तित्व कायम राहिलं पाहिजे. याची काळजी आपल्या व्यवस्थेने घेतलेली आहे. आणि कोण्याही एका व्यक्तीच्या हाती अधिकार एकवटले जाऊ नये, अधिकाराचा दुरुपयोग कोणी करू नये, यासाठी चेक अँड बॅलन्ससाठी जगातली सर्वोत्तम व्यवस्था आपल्या संविधानाने दिलेली आहे. आणि ही व्यवस्था आज धोक्यात आली. त्याचं कारण असं आहे की या सगळ्या स्वायत्त संस्था, ह्या सगळ्या स्वायत्त संस्थांचे जे अधिकार आहे ते संपवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आणि सगळे अधिकार केंद्रीकृत करण्याचा, सेंट्रलाइज करण्याचा एक प्रयत्न पूर्ण ताकदीने सुरू असल्यामुळे त्याच्या आपल्याला या संविधान परिषदेसारखे कार्यक्रम आपल्याला घेण्याची गरज आहे. मात्र माने साहेब, मला निश्चित एक विश्वास असतो, आमचं संविधान खूप मजबूत आहे. आमचं संविधान धोके घेऊ शकत नाही. आमच्या संविधानाला धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करणारे धोक्यात येतील, पण संविधान कधी धोक्यात येणार नाही याचा मला विश्वास आहे. परंतु त्यासाठी तुम्ही आम्ही सर्वांनी जागरूक राहिलं पाहिजे हे निश्चितपणे आहे. कारण की या देशामधला शेवटचा माणूस म्हणजे संविधान असं नाही आहे की संविधानाला धोका केवळ विरोधकापासूनच आहे. पहिला जो माझा अनुभव असा आहे की आम्ही संविधानाचं समर्थन करणारे, त्याच्यासाठी काम करणाऱ्या लोकांपैकी सुद्धा मी जे कामगार संघटनेचं काम पाहतो, कामगार संघटनेमध्ये विशेष करून चतुर्थ श्रेणी सरकारी कामगारांचं आम्ही काम करतो. हजारो लोकांच्या संख्येने कामगार आमच्याकडे आहेत. माझ्या मागच्या 8 वर्षांचा अनुभव असा आहे की त्या ठिकाणी या व्यवस्थेमध्ये, या जिल्ह्यामध्ये, या राज्यामध्ये, या देशामध्ये
जो माणूस कमजोर आहे त्या माणसाला हक्क मिळत नाही, त्याचे हक्क दाखवला जात नाही, त्याचे हक्क देण्यासाठी आपण त्याला ताकद दिली पाहिजे. जेव्हा आपण ही ताकद व्यक्तिगत स्तरावर देऊ, सामाजिक स्तरावर देऊ, तेव्हा त्याला असली सरकारचं पालन करावं असं आपण समजलं पाहिजे. काही असो, आज आपण एवढ्या मोठ्या संख्येने आपले घेत आहे, आमच्या घेण्याबद्दल विशेष करून उल्लेख केला पाहिजे. मगाशी त्याचं नाव सुद्धा त्याच्यासाठी घेतलं नाही. त्यांनी मोठ्या प्रयत्नांना आज हे लोक जमवले आहे. आज ही गर्दी या ठिकाणचे लोक जमलेले आहेत. निश्चितपणे आपापल्या गावात, आपापल्या बोलण्यात जाऊन, आपापल्या परिसरात जाऊन संविधान कसं आवश्यक आहे याबद्दल माहिती देतील. माझ्या साहेबांकडे मार्गदर्शन करतील. निश्चितपणे संविधान सक्षम संविधानाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हा एक चांगला उपक्रम राबवण्यात आला. त्याबद्दल सर्व आयोजकांचं अभिनंदन करतो. मनापासून त्यांचा आभार व्यक्त करतो. मला बोलण्याची संधी दिली. आपण सर्वांना सर्वांचा आभार व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा सर्वांना जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद देशमुख साहेब. आम्ही आमच्या मानाला देऊन आम्ही तुम्हाला इथे बोलवलं आणि तुम्ही आमच्या त्या शब्दाला मान या ठिकाणी आले. आपले या ठिकाणी विचार मांडत आपण चंद्रपूर जिल्ह्याच्या वतीनं आपलं अभिनंदन करतो. यानंतर आजच्या या कार्यक्रमाचे प्रमुख मार्गदर्शक संविधान तज्ञ पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सुरेश माने सर यांचं स्वागत करण्याकरिता चंद्रपूर जिल्ह्याचे कोषाध्यक्ष अशोकजी बंद हे करतील. डॉक्टर सुरेश माने सरांचं स्वागत अशोकजी बंद. बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीचा माने सर आगे. त्यानंतर विदर्भ प्रदेशचे महासचिव रमेशजी पाटील. रमेशजी पाटील यांचं स्वागत चंद्रपूर जिल्ह्याचे महासचिव राजू रामटेके हे करतील अशी विनंती करतो. यानंतर आमच्या या कार्यक्रमाला, आमच्या या शब्दाला मान देऊन या ठिकाणी उपस्थित झाले सन्माननीय बैराजी भोटे साहेब, स्टेट फॉर इस्टेट मुवमेंट चंद्रपूर यांचं स्वागत मी जिल्हाध्यक्ष या नात्याने मी त्यांचं स्वागत करतो. बैराजी भोटे. यानंतर इंजिनियर संजय वाघाकर विदर्भ प्रदेशचे महासचिव हे आपल्या ठिकाणी विचार मांडतील अशी मी त्यांना विनंती. बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित छत्रपति शाहू महाराज की शताब्दी वर्ष के आधार पर आज यहाँ संविधान परिषद का आयोजन किया गया. इस मौके पर इस मंच पर विराजमान हुए संपूर्ण महाराष्ट्र में तथा भारत में इस प्रकार का संविधान परिषद का आयोजन करके सारे इस देश के निवासियों को सही मायने में चुने गए प्रतिनिधि अपने हक का इस्तेमाल अपने समाज के हित में करते हैं या नहीं है. इस वर्तमान अवस्था में जिन अवस्था में बहुजन समाज गुजर रहा है, इसका सारा चिंतन करते हैं.
उसका निचोड़ क्या हो सकता है इस संबंध में उधर महाराष्ट्र में 5 और महाराष्ट्र में 5 से ज्यादा संविधान परिषद का आयोजन किया जा रहा है। उस आयोजन के आज के चंद्रपुर के संगोष्ठी के अध्यक्ष महोदय आदरणीय डॉक्टर सुरेश मानिक साहब, इस मंच पर जिन विचारकों ने अपने विचार को रखा वे सभी अपने कम वक्त के कारण अपने विषयों को न्याय नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी उनकी आदर्श और उनके तरफ बहुजन समाज के प्रति देखते हुए मैं उनका भी यहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, आज संविधान के दिए गए सारे कानून के बारे में चर्चा होगी, उसके बारे में मान्यवर इस विचार को रखेंगे, लेकिन जिन्हें संविधान का अभ्यास नहीं है, जो संविधान से दूर रहकर अपने सिलेबस में कभी संविधान को नहीं देखा, या इंजीनियरिंग क्षेत्र में रहने वाले छात्रों ने कभी इतिहास या नागरिकत्व या किसी भी चीज के ग्रंथ नहीं पढ़ा, ऐसे भी लोगों को पहली बार भारत के आजादी के 70-72 के बाद में एक सवाल पैदा हुआ कि भाई हमने स्ट्रक्चर के शब्द को पढ़ा, इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर के शब्द पढ़ा देखो साहब, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि जो सस्पेंशन ब्रिज होता है वो सस्पेंशन ब्रिज का जो टूटने का एक आंसर दिया गया है, जिसका उत्तर दिया गया, तो वही पत्रकारों ने और कई लोगों ने ऐसा जवाब दिया कि वो इसलिए टूटा कि लोग वहां पर खड़े थे और वो पुल को हिला रहे थे, इसलिए पुल को तोड़ा गया या पुल को टूट गया। तो मैंने स्ट्रक्चर का हमारे प्रोफेसर उनको पूछा कि सर ये पुल कैसे टूटा होगा, क्योंकि वो जरा वो भक्त था और प्रोफेसर लगते वाले भक्तों को पूछना अच्छा होता है कि भाई ये पुल टूटा कैसे, तो उसने भी जो स्ट्रक्चर का मास्टर होने वाला स्ट्रक्चर जिसको इंजीनियरिंग में कहते हैं मास्टर इन द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिज इंजीनियरिंग, तो ऐसे एक स्ट्रक्चर के मास्टर को पूछा कि सर ये पुल के टूटने का कारण क्या होगा, तो उसने भी वही जवाब दिया कि सब उसका जो लोड था वो सेंटर ऑफ द पॉइंट या ब्रिज में आया था। मैंने कहा सर मैं भी इंजीनियरिंग पढ़ा हूँ, लेकिन मैंने जब सस्पेंशन ब्रिज के बारे में जब डिजाइन किया था, सस्पेंशन ब्रिज के बारे में सुना था, तो वो पुल हल्का है इसीलिए तो सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं। अगर वो हल्का ही नहीं तो सस्पेंशन ब्रिज कैसे कहते हैं? अरे वो हल्का इसलिए सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं और जिसका सबसे ज्यादा लोड उसके एक पॉइंट का कहां पर आता है, एक पॉइंट पे जहां पर वो बना हुआ होता है, और जहां बना होता है वहां से जो केबल छोड़ जाते हैं वो केबल के बीच बीच में से उसके अंदर में पट्टियां रखी जाती है और उसको सिंपली अटैच किया जाता है, उसको सस्पेंशन ब्रिज ऐसा कहते हैं। क्या मीडिया ऐसा भी इस देश का? क्या मीडिया है, क्या समझदार लोग हैं, क्या जानकार लोग हैं, क्या इस देश के टेक्नीशियंस है, इस देश के मास्टर्स है, क्या कहेंगे इस देश के अंदर कि जो लोग इस देश के अंदर में टूटने का कारण ट्विस्टिंग उल्टी दिशा में हुआ, जो तार को ट्विस्टिंग हुआ उल्टी दिशा में होने के कारण उसके ऊपर आने वाले टेंशनल लोड के कारण उसका ट्विस्ट धीरे धीरे खत्म होते आया और वो गिर गिरा। इसका कारण हमारे स्ट्रक्चर के मास्टरों ने नहीं दिया। इतने भक्त अगर आजादी के 70-72 साल के अंदर में इंजीनियरिंग की मास्टरी की ओर जोर देते हैं, तो मुझे बताओ हमारे बहन ने यहाँ पर इस देश के संविधान के बारे में बहुत सारी बातें रखा, अरे कैसे इस देश के आजादी के बाद 75 साल के बाद में देश के लोगों को पता होगा? आदरणीय अनुभव अक्रम जी भी यहाँ पे 14 तारीख की घटना है, आपको रुद्र कराता हूँ क्योंकि पुरानी बातों को रखकर इतिहास को रखकर की सारी बातें इतनी हम बचा रहे हैं कि हमारे अंदर में किसी प्रकार का आजकल जोश शुरुआत नहीं है। हम सिर्फ गुना होते या हम सिर्फ इतनी गुलामी की बातें उसकी चर्चा करते रहते हैं। डिजिटल इंडिया के अंदर में इतने सारे आपके सोशल मीडिया का जो आपके पास में मोबाइल उसके अंदर में तरह तरह के दिखते हैं, लेकिन वर्तमान हालत का आज के हालत का कारण क्या है इसको ढूंढना ही नहीं चाहते। 14 तारीख को दशहरे के दिन में रावण पूजा करते करके हमारे आदिवासी भाई एक तारा के अंदर में अपनी रावण पूजा कर रहे थे। अब रावण पूजा उपासना का तो अधिकार है, संविधान के जानकार लोग जानते हैं। अब वो जब रावण पूजा कर रहे थे तो जिनको रावण पूजा पसंद ही नहीं थी उनको हमारे महापुरुष क्या था,
जिनको पढ़ती रहती वहां के उनके ही आकाओं के लोगों ने, बच्चों ने, युवाओं ने वहां पर जाकर एक आदिवासी लड़की के बाल खींच के उनके रावण पूजा के नजदीक ने पैदा किया, जिसका बहुत बड़ा मार्चा पिछले हफ्तों में निकला। सवाल यह है कि आजादी के इतने सालों के बाद में क्या रावण पूजा या हम हमारे महापुरुषों की पूजा करते वक्त अगर इस देश के लोग आज भी हमारे बारे में किसी प्रकार के अन्याय करने से नहीं डरते तो आजादी की दुनिया कैसे लाएगा? आज की घटना बहुत पहले की घटना नहीं है, अभी पिछले हफ्ते की घटना। इस घटना के तहत चलते हुए हम बातें करते हैं कि संविधान को हाथ में लगाएंगे, तो हमारे राजनीतिक नेताओं की जैसी बात होती, वही बात करते करते आगे तो खबरदार बाबा साहब का संविधान में हाथ मारो तो आपका पाठ होगा कि सारा नेता तो चलेगा, एमएलसी लेके अपनी खुशी में बैठा है। लेकिन लोगों के लिए जो संविधान बनाया गया था, जो विधान बनाया था, जो कानून बनाया गया था, उसका क्या? और इस तरह की बातें चलते चलते वर्तमान के अंदर में जिस प्रकार की जो बातें करते हैं उसका निचोड़, और उसका निचोड़ निकालने के लिए ज्ञान चक्षु ही चाहिए, नहीं तो पानी वाला वो साधन पीने वाले बहुत सारे साधन से हमारे इधर पानी का महाराष्ट्र में कमी नहीं है, खुद को राजन तो कहते हैं लेकिन दूध का पानी पी जाते हैं, दूध पीने की बात नहीं है। सिर्फ ही नेता अगर हमारे समाज के अंदर में है, संविधान के ऊपर में भाषण भी देने वाले लोग हैं, संविधान के ऊपर प्रेम करने वाले भी लोग हैं, लेकिन हम संविधान की धज्जियां उड़ती है जब हमारे समाज के हर अधिकार को छीना जाता है, उस वक्त हमारे जो प्रतिनिधि है वो प्रतिनिधि वहां पर संसद में बैठ के अपने मुंह को क्यों नहीं खोलते? इस सवाल के लिए संविधान परिषद का आयोजन किया गया कि अगर राजनीतिक सफलता है, राजनीतिक प्रतिनिधि हमारे वहां पर जाकर हमारे अधिकार को वंचित होकर देखकर अगर हमारे प्रतिनिधि संसद में किसी भी प्रकार के आवाज को नहीं उठाते, और इसीलिए लेकर इस संगोष्ठी को लेकर इस प्रकार के संविधान का आयोजन, संविधान परिषदों का आयोजन किया गया कि इतने सारे हमारे नुमाइंदे तो हैं, हमारे प्रतिनिधि तो हैं, चुन कर तो गए हैं, CST के आधार पर चुन कर गए, सरकारी के प्रतिनिधि आधार पर चुन कर गए, ओबीसी की बात नहीं करते क्योंकि ओबीसी आरक्षण से नहीं गए, लेकिन जो आरक्षण से गए हैं क्या उन्हें पता नहीं था कि इस देश के अंदर में आने वाली हमारे संवैधानिक व्यवस्था को बदलकर इस देश का आने वाली जो व्यवस्था है वो किसी प्रकार के राजनीतिक आरक्षण को छोड़ो या किसी प्रकार के हमारे बच्चों को दिए गए आरक्षण का हक अधिकार को खत्म कर रहे हैं, तो किसी प्रकार की आवाज सुनी इस देश के सदन, क्या कोई आवाज इस देश के अंदर में बुझी नहीं बुझी ना? क्योंकि समझना तो चाहिए कि इस देश के संविधान के साथ में किस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है, और ये नहीं समझता है। इसलिए आदरणीय डॉक्टर सुरेश माने साहब इस बात को ध्यान में रखा कि सारे के सारे लोग को जानकार दिख है, सारे लोग तो इसके प्रति जिम्मेदारी की बात करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो ये सभी के सभी नुमाइंदे पीछे की हट जाते हैं, और ये अगर पीछे हट जाते हैं तो हमें फिर से जागरूक करने की जरूरत है। इस प्रकार के संविधान परिषदों का आयोजन महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के भी बड़े बड़े शहरों में लगाने की जरूरत है, और इस जरूरत को लगाते हुए केवल यही बात नहीं करनी है, तो आगे बहुजन समाज के उन्नति के लिए, बहुजन समाज के विकास के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजन किया जा सकता है, उसके लिए भी कोई पीछे के दरवाजे से नहीं, तो राजनीतिक चाबी को ताला जिसके आधार पर हमारे समस्याओं के ताले खुल सकते हैं। इसलिए बहुजन समाज, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी को निर्माण करने के बाद बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के आधार पर, राजनीतिक आधार पर ही इस देश के आने वाले समय में हमें बहुजन समाज को राजनीति के बारे में भी सोचना होगा। और ये सारी बातें समय अभाव के कारण बहुत सारी बातें थी, वर्तमान में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन ये सारों का विचार तो हम यहाँ पर करते रहेंगे, हम लोग यही के हैं, लेकिन डॉक्टर सुरेश माने सर का वक्त हमें इसलिए ध्यान देना है कि हम अज्ञानी लोग हैं, 80% तो अज्ञानी है, 20-20% तक थोड़ा बहुत 5-10% का नॉलेज है जिसको लेकर बात करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम पूरी गंभीरता से इस विषय को लेकर हम जानकार बनना चाहते हैं। इसलिए आदरणीय डॉक्टर सुरेश माने साहब को ये सारा समय मिले, इस उम्मीद के साथ मुझे आपने मौका दिया, सम्मान दिया, बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। यही
मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मदर सर। यानंतर आमचे बंगाली समाजाचे एक मित्र गोपी मित्रा यांनी मानेसरांचं स्वागत करावं अशी यांची इच्छा आहे। मनापासून त्यांना या ठिकाणी आमंत्रित करतो। आमच्या बंगाली समाजाचे गोपी मित्रा बंगाली समाजाचं बरंच काही आमच्यावर योगदान आहे आणि ते प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये असतात आणि आमच्या सोबत काम करतात। असं हे गोपी मित्रा मानेसरांचं स्वागत करण्याची विनंती करतो। यानंतर आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले एमआयएमचे जिल्हाध्यक्ष अहमद हे आपल्या या ठिकाणी विचार व्यक्त करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। एमआयएमचे जिल्हाध्यक्ष मंच पे उपस्थित आज के हमारे माननीय डॉक्टर सुरेश माने सर, एडवोकेट भूपेश राठौर सर, इंजीनियर संजय मागर सर, एडवोकेट पूनम ताई गोडमोरे, एडवोकेट पूनम बागमारे, हमारे माजी नगर सेवक प्रदीप पप्पू देशमुख जी और मंच पे उपस्थित सभी अतिथिगण, सभी का मैं स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आज का जो विषय है वो विषय यह है कि हमें संविधान सुरक्षित है या नहीं, इस विषय पर हम चर्चा करने के लिए प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। जब रास्ते के साथ मुझे इनवाइट करने आए थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पर भी इस तरीके की सोच के लोग हैं जो संविधान को बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। हमारा संविधान, बेशक हमारा संविधान अटूट है, जो संविधान हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमको दिया है। और मैं जिस पार्टी से आता हूँ AIMIM, और हमारे फायर जनाब अवैसी साहब, आपने हमेशा देखा होगा जब भी किसी चीज का हवाला लेते हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन, वो है भारत का संविधान। हम जब भी बात करते हैं तो भारत के संविधान में जो लिखा है उसी को हलफ लेके बात करते हैं। यानी आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के संविधान में हर समाज, हर वर्ग और हर एक व्यक्ति के लिए कितना ध्यान रखते हुए संविधान बनाया गया है और ये अटूट है और हमें इस पे गर्व है। लेकिन आज जो हालात धीरे धीरे होते जा रहे हैं, आज हमें ये सवाल किया है, ये प्रोग्राम इसलिए किया है कि जो हमारे अधिकार को छीने जा रहे हैं, जो हमारे अधिकारों को जो खतरा हो रहा है उसको हम कैसे बचाएं, उसको हम किस तरीके से बचा कर रखें ताकि हमारे आने वाली नस्लें, हमारे आने वाली पीढ़ी जो भारत का संविधान है इसके बारे में जाने और इसका फायदा उठाए। भारत का संविधान इस भारत का ग्रंथ है। जैसा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में अपने अपने ग्रंथ होते हैं और उसी तरीके से हमारे देश का ये ग्रंथ है, वो है भारत का संविधान, जो माननीय बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने हमें दिया, जो हमारे हक, क्या पहने, क्या खाएं, क्या कैसे रहें, क्या अधिकार है, समान अधिकार क्या है, ये सब चीजें हमको बताया गया भारत के संविधान में। हमें इस चीज का अधिकार दिया गया कि एक समान, आज हम सब लोग एक साथ यहाँ मंच पर बैठे हैं, ये संविधान की वजह से ही हम यहाँ बैठ पाए। आज हम इक्वालिटी पे बात करते हैं, हम सब लोग समाज में एकजुट होकर एक स्तर की बात करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से। हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम क्या बोलेंगे, इस चीज की आजादी हमें संविधान देता है। हम क्या पहने, क्या बोले, किस चीज पे आर्गुमेंट कर सकते हैं, हमारे अधिकार क्या है, ये हमको कौन देता है? हमारा संविधान देता है। अगर
उसी दुर्दशा में होते हैं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जो है हमारे शिल्पकार, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने हमें ये पूजनीय ग्रंथ दिया है और जिसके हम इस टाइम के हम लोग जिसका आदर करते हैं, उसको सम्मान करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो मेरा मानना यह है कि इसमें अगर कोई छेड़छाड़ होगी तो ये बर्दाश्त नहीं है। आज हम हमारे संविधान को किस तरीके से बचा के रखें और क्या क्या उसके लिए हमको करना चाहिए और क्या क्या हम कर सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। हम भारत के संविधान का इतना आदर करते हैं, जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ वहां से हर बार जब भी आपने देखा होगा जनाब अब्दुल अब्बास को अगर कोई कहीं कोई अन्याय हो रहा है तो किस आर्टिकल में क्या लिखा है, उसके वायलेशन किस तरीके से हो रही है, हमने सिर्फ संविधान से सीखा है। मैं तो बोलता हूँ आने वाली जनरेशन को स्कूल में भी संविधान एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट उन सबको पता चलेगा तो आने वाली नस्लों को पता चलेगा ये समान अधिकार सभी के लिए, ना तो केवल विशिष्ट वर्ग के लिए ये देश नहीं बनाया गया है। हमारे यहाँ हम स्कूल में प्रेयर करते हैं, हम स्कूल में ग्रंथ पढ़ते हैं, सारी चीजें होती है। आपने कभी इस चीज पे जोर नहीं दिया तो संविधान भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। मेरा मानना है तो इस चीज के लिए आवाज उठाइए। संविधान सब्जेक्ट इसलिए होना चाहिए कि संविधान ये है जो इस देश को खूबसूरत बनाता है, संविधान ये है जो एक दूसरे को मोहब्बत करना सिखाता है, ये संविधान ये है जिसने हमें ये बनाया है कि हमारे राइट्स क्या है, हम पढ़ सकते हैं, हम लिख सकते हैं। सिर्फ केवल शिक्षण जो है, शिक्षा जो है सिर्फ एक स्तर के लोगों के लिए नहीं है। आदरणीय बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें बताया, उन्होंने हमको बताया कि शिक्षा का जो स्तर है अगर सभी लोग करते हैं तो जिस तरीके से उस देश के लोग शिक्षित होंगे उसी तरीके से उस देश का रैंकिंग बढ़ेगा, वो देश उन्नति करेगा। इसी तरीके से संविधान में आजकल जो हम लोग देखते जा रहे हैं बहुत सारे वायलेशन हो रहे हैं, बहुत सारे संविधान में छेड़छाड़ हो रही है। कोई ऐसे कानून निकाल दे रहे जो संविधान के दायरे में नहीं आते, फिर वापस ले ले रहे, फिर कभी निकाल रहे कभी वापस ले रहे। ये क्यों हो रहा है? ये हमारे जागरूक नहीं होने की वजह से हो रहा है। अगर हम सब लोग जागरूक होकर एक मोड, आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कृषि कानून आया था। कृषि कानून जब आया था संविधानिक तरीके से सभी किसानों ने हर जगह अपना प्रोटेस्ट किया संविधानिक तरीके से। कई उनका एलिगेशन लगा, कोई किसी ने बोला वो खालिस्तानी है, किसी ने बोला वो आतंकी है, किसी ने बोला ये है, लेकिन संविधान में उनको यह अधिकार दिया था अपना राइट सरकार का रखने का, और इसी तरीके से वो लोगों ने अपना सीधा संविधान कृषि कानून वापस दिया गया। ये है संविधान की ताकत। संविधान को समझिए, आने वाले बच्चों को पढ़ाइए। संविधान हमको सारी शिक्षा देकर सारे कानून कायदे किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, किस तरीके से हमें आवाज उठानी चाहिए, ये हमारा संविधान हमको बताता है। और हम इस संविधान को बचाएंगे रहेंगे। मैं जैसा प्रभु देशमुख ने हमारे माली सेवक ने कहा था हमारा संविधान अटूट है, बेशक हमारा संविधान अटूट है, लेकिन इस अटूट संविधान के ऊपर आंच आ रही है तो हम ये आंच आने नहीं देंगे। हम इसका तीव्र तरीके से विरोध करते हैं और उसको कैसे बचाना है ये भी हमको आता है। हमें बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें ये भी सिखा दिया। मेरा मानना है जो आज हम ये संविधान परिषद जो ले रहे हैं इसका मूल कारण ही यही है कि जो हमारे वायलेशन हो रहे हैं संविधान में उसको किस तरीके से रोका जाए। आदरणीय एडवोकेट डॉक्टर सुरेश पानी सर यहाँ पर है जो हमें इस चीज के ऊपर प्रकाश डाल के आपको बताएंगे कि किस तरीके की सब चीजें हैं। तो मैं तो सरकार के अंदर, लेकिन एक छोटी सी मेरी इच्छा यही थी कि संविधान एक सब्जेक्ट होना चाहिए सभी के लिए, स्कूल में भी होना चाहिए और कॉलेज में भी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ये चीजें लोगों को पता चलती है तो लोग जागरूक होंगे और लोग इसका जो मूल है जिस चीज के लिए संविधान बनाया गया है उसको उसके बारे में जानेंगे, जागरूक होंगे और अपना अधिकार लेने के लिए सक्षम होंगे। यही मेरी
उम्मीद है और मैं ऐसे ही चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद अहमद साहब, आपने संविधान के बारे में, संविधान ये सब्जेक्ट होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इसके ऊपर आपने ये प्रकाश डाला है। और ये सब्जेक्ट रहा तो सही ढंग से इस देश में कुछ लोग चलेंगे। इस तरीके से आपने यहाँ पर अपने ख्याल रखे। यानंतर आमच्या चंद्रपूर जिल्ह्याचे सगळ्यांचे लाडके बळीराज भोटे, सेल्फ रिस्पेक्ट मुवमेंट चंद्रपूर यांना या ठिकाणी आमंत्रित करतो की आपले विचार या ठिकाणी मांडतील. बळीराज भोटे. मला रायपुर साहेबांनी विनंती केली है कि हिंदी में बात करो, तो मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में आपके सामने इस विषय पर कुछ आपसे संवाद साधने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी ने इस संविधान परिषद का आयोजन किया है, इसलिए मैं तहे दिल से बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी का अभिनंदन करता हूँ। और आज ये जरूरी है, समय का तकाजा है, समय की जरूरत है कि अपने संविधान के बारे में समाज में जागरण हो। एक अच्छा प्रयास शुरू हुआ है, ये सभी जगह ये इसी प्रकार का प्रयास होगा ऐसी मुझे अपेक्षा है। सभी महापुरुषों को मैं अभिवादन करता हूँ। अभी व्यक्तिगत के नाम लेने के बजाय मंच पर उपस्थित बीआरएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय एडवोकेट सुरेश जी राणे सर, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य वक्तागण, मान्यवर और इस संविधान परिषद के लिए उपस्थित बंधु भगिनी और युवा मित्रों, अभी इस संविधान परिषद के माध्यम से हम लोगों ने विचार करते वक्त हमने किस बिंदुओं पर हमारा लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए, ये मैं आपके सामने एक रखने का प्रयास करता हूं। मैं जो भी बात करता हूं, मैं कृतिशील कार्य करता हूं, मैं तात्विक बात नहीं करता हूं, बहुत कम करता हूं। हमें आज कृतिशील होने की जरूरत है। ब्राह्मणवादी लोग कृतिशील हो रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि संविधान धोखे में है, संविधान धोखे में, संविधान, मगर कैसे धोखे में है इसकी बात हम लोग नहीं कर रहे। किस प्रकार से धोखे में लाने का प्रयास हो रहा है ये भी बात हम लोग नहीं कर रहे। इसलिए जो संविधान के प्रति जो जागरूक नहीं है समाज का तबका, वो समझ रहे हैं कि क्या है, चल रहा है क्या है। तो इसलिए हमने संविधान के प्रति जागरूकता के बारे में जो कृतिशील प्रोग्राम है उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। अभी जो पप्पू जी देशमुख है, उन्होंने जो बात करते वक्त एक बात उन्होंने अच्छी बात है, मेरे ध्यान में आई। मैं उस एंगल से अभी सोच रहा हूँ, मैं उस एंगल से अभी थोड़ा सा आप लोगों को एक सामने वो विषय भी रखने का ये प्रयास करूँ। आरक्षण ये जो विषय है हमारे लिए, पिछड़े वर्ग समुदाय के लिए संविधान द्वारा राजनीतिक आरक्षण व्यवस्था यह सफल अथवा असफल है। भारतीय संविधान में जो राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक आरक्षण की व्यवस्था दी है वो सफल या असफल है, इसके ऊपर बात करनी है। और अगर असफल है तो पर्याप्त संविधान संशोधन, चुनाव सुधार तथा अन्य उपाय योजना क्या करनी चाहिए। अगर असफल है तो हमें आगे किस प्रकार से ये इम्प्लीमेंटेशन हो इसके लिए सोचना चाहिए, जिससे पिछड़े समुदाय का सही और सशक्त प्रतिनिधित्व मिले एवं भारत का लोकतंत्र मजबूत हो। ये तीन बात है। हमारा जो संविधान ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया है
संवैधानिक हक का अधिकार है वो हमें हासिल करने में, मिलाकर देने में वो प्रतिनिधित्व अगर नाकामयाब हुआ है तो हमने किस प्रकार से उसको प्रभावी करने के लिए क्या करना चाहिए ये, और पिछड़े जिससे कि पिछड़े समुदायों का प्रतिनिधित्व, सशक्त प्रतिनिधित्व इस देश की व्यवस्था में जाए, ये इसके ऊपर हमको विचार करना है। तो मैं इसी हिसाब से इस विषय को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। मैं शॉर्ट में रखने का प्रयास करूंगा, मगर हो सकता है 5-10 मिनट थोड़ा ज्यादा भी ले सकता हूं। अब हमने ये सब जो लोग आरक्षण के खिलाफ काम कर रहे हैं वो हमारे लिए, खासतौर पर उनको जो गाइडेंस करते हैं, कौन करते हैं? आरएसएस करती है, सवर्ण लोग करते हैं, ब्राह्मणवादी लोग करते हैं, मनुवादी लोग करते हैं। तो उनको इस प्रकार से हमने बताना चाहिए कि बात सही है, आरक्षण खत्म होना चाहिए। मगर कब? अब आरक्षण क्यों शुरू हुआ है? आरक्षण वेदों से शुरू हुआ है, आरक्षण मनुस्मृति से शुरू हुआ है। हमने ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अंदर हमको आरक्षण दिया है। नहीं, ये तो बहुजन समाज के SC, ST, OBC माइनॉरिटी को दिया है, मगर वेदों ने और मनुस्मृति ने केवल सवर्णों को सभी प्रकार का आरक्षण दिया है। इसलिए और हजारों साल तक रहा है ये, जब हजारों साल तक ये आरक्षण रहा है तो उन्होंने SC, ST, OBC को प्रतिबंधित किया है और अपने समाज को दिया। इसलिए भी आरक्षण का महत्व आज के मायने में डॉक्टर बाबा साहब ने हमको जो अधिकार दिए वो ज्यादा मायने रखते हैं। अब ये आरक्षण किस क्षेत्रों में है? आरक्षण दिया है हमको शिक्षा के क्षेत्र में। मनुस्मृति में, वेदों ने शिक्षा के क्षेत्र में हमको कोई अधिकार नहीं दिए, प्रतिबंधित किया। शिक्षा लेना शूद्रों को प्रतिबंधित किया, कानून बनाकर प्रतिबंधित किया, और अगर कोई शिक्षा लेता है तो उसको दंडित करते थे। ऐसे पुराणों में और ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। आज भी कुछ बाबा बुआ लोग बड़े दमखम के साथ, वो अभी कोई शंकराचार्य के रूप में आया था 15 आचार्य को, उसके वीडियो है कि नहीं हमको संविधान हटाना है, शूद्रों को अधिकार दिया है, ऐसा बोल के वो बोला है। तो बड़े लोग बोलते हैं, बाकी तो बोलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो हमको पढ़ने का अधिकार सभी प्रकार का भारतीय संविधान ने SC, ST, OBC को दिया है। और दूसरी बात क्या है कि ये जो रिजर्वेशन है, हम लोग रिजर्वेशन नहीं, हमें रिप्रेजेंटेशन बोलना चाहिए। हम लोग गलत बोलते हैं कि हमने रिप्रेजेंटेशन बोलना चाहिए। ये रिजर्वेशन नहीं है, आरक्षण नहीं है, ये प्रतिनिधित्व है। अब जिन लोगों ने हजारों साल तक आरक्षण भीख के तौर पर लिया है, उन्होंने इस शब्द को इतना बदनाम किया है कि आरक्षण बनना है भीख बनना। किसने ये शब्दों को बदनाम किया है? जो हजारों साल तक हमारे भीख पर जिंदे रहे, सैकड़ों पीढ़ियां जिंदी रही है, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए वाले आरक्षण को, संवैधानिक आरक्षण को भीख के तौर पर प्रचारित करने का प्रयास किया है। इसलिए आरक्षण ये रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधित्व का आधार है जनसंख्या। जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी भागीदारी। ये हमारे भागीदारी है। किस क्षेत्र में भागीदारी? शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। हमारे लड़के 10वीं नापास होते कोई फायदा नहीं है। 10वीं 11वीं 12वीं तक पढ़ेंगे तो कोई अधिकारी नहीं बनेगा। हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हमको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मगर ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। SC, ST का कानून होने की वजह से, SC और संवैधानिक तरतूब होने की वजह से SC, ST को सभी क्षेत्रों में मिल रहा है। OBC को मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। OBC के हम लोग देखते हैं, नीट की एग्जाम होती है,
मेडिकल एग्जाम होते हैं, IIT की एग्जाम होती है, वहां आपको ओबीसी को प्रवेश नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? ओबीसी का कानून है, SC/ST का कानून है, इसलिए SC/ST का उनको भरना ही है। ओबीसी का कानून है जो इस देश की 65% जनसंख्या के अधिकार सवर्ण हनन कर रहे हैं, ये हमको ओबीसी को समझाना पड़ेगा। ये चीज ओबीसी युवाओं को, ओबीसी पालकों को और ओबीसी समाज का जो शिक्षित वर्ग है उनको ये समझाना पड़ेगा। ओबीसी में मुसलमान है, इसलिए मैं अलग से बात नहीं कर रहा, तो इनको समझाना पड़ेगा। और जब तक हमारा उचित प्रतिनिधित्व सभी क्षेत्रों में हमको मिलता नहीं, तब तक ये आरक्षण का लड़ा, ये जो प्रतिनिधित्व का लड़ा हमको जारी रखना पड़ेगा। दूसरी बात, शिक्षा में आरक्षण, शिक्षा में रिप्रेजेंटेशन, उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। फिर रोजगार के क्षेत्रों में क्या स्थिति है? सरकारी नौकरियों में एससी की पॉपुलेशन 15% है और उनके जो लोग हैं, एससी जो नुमाइंदे लोग हैं वो 10.5% है, यानी 15% की अभी तक पूरे भरे 4.5% खाली है। एसटी की क्या अवस्था है? 7.5% जनसंख्या है और पोस्ट भरी है 2-3%, वो भी 84। क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर जो निर्णय प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं, वहां हमारा एसटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अफसर नहीं है निर्णय प्रक्रिया में। ओबीसी में बहुत कम है, 2%, 3%। अभी महिला आयोग का इम्प्लीमेंटेशन 7% तक हुए, वो आगे जुड़ा है। तो फिर नौकरियों में जो आरक्षण है, अब जो आरक्षण है एक महीने पहले बताया शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरा नौकरियों में आरक्षण संविधान किया है, तीसरा नॉन क्रिमिनल ओबीसी को नॉन क्रिमिनल कंडीशन डाली है, सबको 10% में कोई नॉन कंडीशन नहीं। तो ये जो भेद हो रहा है ये भेद ना हो, और ये सबका जो जिम्मेदार हो रहे हैं और मीडिया, पूरा मीडिया मिल रहा है। पालक मंत्री के 10 से 15 लाख के हर जिले के पालक मंत्री के, मैं केवल चंद्रपुर के पालक मंत्री के 10 से 15 लाख के फिक्स उसके मतदान सकते हैं और पूरे सब जगह लगते हैं। और ये काम नहीं किया, ये किया, ये किया। अरे तुमने अगर काम किया है तो वो लोगों को दिखना पड़ा, दिखने को होना ना, फिर लगाकर जाहिरात करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? इसलिए लगाकर जाहिरात करने की जरूरत पड़ रही है कि तुमने कुछ नहीं किया। रोड बनाए, बिल्डिंग बनाए, माल बनाए, और भी लोग सवाल पूछ रहे हैं तो तुमको अड़चन हो रही है। मामला कहां से आया? बांग्लादेशी का मामला कहां से आया? तुम्हारा मामला कैसे से है? ये पूछना चाहिए। हम लोग नहीं पूछे। बस स्टैंड की जरूरत थी क्या? चंद्रपुर के, ये चंद्रपुर में संविधान सभा परिषद हो रही है, बल्लाशाह में स्ट्रीट क्या बनाया गया, जरूरत थी? वहां से जाके 2 मिनट के लिए बस रुकिए, यहाँ एक अच्छा स्ट्रीट क्या है, जरूरत थी? 1100 करोड़ की बनी, क्या मिला आपको? कुछ। ये बातें हमको सोचनी पड़ेगी, ये सोचोगे, ऐसी अपेक्षा करता हूं और मुझे सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं एक बात, एक सजेशन, हमने अभी सारे SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने हमने अभिवादन के लिए जय भारत जय संविधान ये नारा दिया। अगर माने साहब मुझे मिलते हैं तो मेरा भी कंडीशनिंग हो गया है, आपके मुझे मेरा भी कंडीशन जय भी बोल दूंगा। तो हमने अभी थोड़ी सी आदत बदलनी चाहिए कि हमने जय भारत जय संविधान ये अगर बात बोलेंगे अभिवादन के लिए
धन्यवाद मोठे साहेब. त्यानंतर आमच्या विधान परिषदेचे उपाध्यक्ष ॲडव्होकेट उपेंद्र राठोड सर हे आपल्याला या ठिकाणी विचार व्यक्त करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. ॲडव्होकेट उपेंद्र राठोड सर विधान परिषद उपाध्यक्ष. सभी लोग लगभग 12 बजे से इस सभागृह में बैठे हैं. हमने सभी मान्यवरों को सुना और हम प्राध्यापक डॉक्टर सुरेश माने सर को सुनने के लिए काफी उत्सुक. 10-15 मिनट के अंदर सर आप लोगों से रूबरू होंगे, अपनी बात को हमारे लिए साझा करेंगे. इसलिए मैं आप सभी से विनती करता हूँ, जो लोग इधर जहाँ खाना चल रहा है वहाँ है वो भी जल्दी से निपट करके हॉल के अंदर आ जाए. जो पीछे है वो भी आ जाए, बैठ जाए. तो आवाज़ करते हैं. उसके बाद सर विषय को लेकर बात करेंगे. राज्य संविधान में जिस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वीर बिरसा, महामानव महाराज, शिवाजी महाराज, रामायण, सावित्री, इन सभी महामानवों को, महापुरुषों को जन्म का अभिवादन करता हूँ. आज की संविधान परिषद के सम्मानीय अध्यक्ष, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय प्राध्यापक डॉक्टर सुरेश माने सर, जहाँ इस मंच पर हमारे बीच में उपस्थित जिन्होंने काफी सविस्तर रूप में लोगों को मार्गदर्शन किया, जो इस जिले में और जिले के बाहर भी संविधान को लेकर मार्गदर्शन और आंदोलन भी करते रहते हैं, जागृति करते रहते हैं, वो सभी के मार्गदर्शक माननीय परिवार निर्देशक, हमारे बीच यहाँ उपस्थित यहाँ के कामगारों के नेता पप्पू देशमुख जी, मोहन राव आसाम जी, जो मुलाना कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष है, हमारे बीच उपस्थित रामदेव राय, PRSP की जिला प्रदेश महिला सेविका, हमारे बीच उपस्थित अध्यापक इंजीनियर संजय मलसर, जो इधर प्रदेश के PRSP के महासचिव हैं. मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य और आप सभी भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि पहली संविधान परिषद नागपुर के अंदर हुई, जिसमें अब जिनके माध्यम से पूरे देश के अंदर एक माहौल, एक क्रांति का वातावरण सा बना, और दिल्ली सरकार के माननीय मंत्री गौतम पाल जी भी हमारे बीच उपस्थित थे. और आखिरी परिषद महाराष्ट्र के अंदर होने वाली जो है वो 26 नवंबर को कोल्हापुर के अंदर होने जा रही है. इसके बाद देश के भी कई बड़े शहरों के अंदर PRSP के माध्यम से संविधान परिषद का आयोजन होना, और इन सब राज्य स्तरीय परिषदों के बीच में एक कई जिलों में जहाँ कार्यकर्ताओं ने ऊंची इकाई जहाँ के कार्यकर्ताओं ने तैयारी की, उन जिलों में जिला स्तरीय संविधान परिषद का आयोजन भी PRSP के माध्यम से हो रहा. मैं आभार प्रकट करता हूँ आदरणीय प्राध्यापक डॉक्टर सुरेश माने सर का, जो जिला स्तर पर होने वाली परिषदों के लिए भी अपने व्यस्त समय से समय निकालकर मार्गदर्शन के लिए हमारे बीच आते हैं. साथियों, संविधान परिषदों का आयोजन होना ये नई बात नहीं. संविधान परिषदों का आयोजन होते रहता है, अलग अलग सामाजिक संगठन इसका आयोजन करते हैं, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी ने संविधान परिषद का इतने बड़े पैमाने पर आयोजन करना, और उसमें भी इस तरह का विषय जो राजनीति के लिए या राजनीतिक बच्चों को जिसे छेड़ना, एक जिसे धोखा कहा जाएगा, खतरा कहा जाएगा, जो खतरे का आधार हो सकता है, जिस पे हाथ नहीं लगाता, ऐसे विषय को PRSP धोखा नहीं
की। दूसरा ये कि संविधान का विषय जब भी होता है तो इस हमारे कहते हैं कि आपस का देवी का देना अपनी पूरी क्षमता के साथ हम चीख चीख कर इस बात को रखते रहते हैं कि संविधान किस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, किन लोगों ने विरोध किया, किन मुश्किलों का सामना करके उन्होंने इस संविधान को बनाया और कैसे कैसे उन्होंने इस संविधान के अंदर एक आर्टिकल को इंसर्ट किया। इन बातों की चर्चा तो होते रहती है, लेकिन संविधान के अंदर जो व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था के निर्माण का आश्वासन भारत के संविधान ने जो दिया है उस आश्वासन को पूर्ण करने की जिम्मेदारी भी भारत के संविधान ने इस देश के अंदर निर्माण होने वाली शासन व्यवस्था को दी है। तो उस व्यवस्था को निर्माण करने की जिम्मेदारी यानी उस व्यवस्था को सिर्फ शासन व्यवस्था को निर्माण करेगी, इंप्लीमेंट करेगी, लेकिन शासन व्यवस्था की मशीनरी के जो पार्ट्स होते हैं, सरकारें कोई कागजों पर नहीं चलती, सरकारें कोई यंत्रों से नहीं चलती, सरकारें इंसानों से चलती और ये इंसान जो इस सरकार की यंत्रणा का हिस्सा होते हैं, उस यंत्रणा के हिस्से में अगर संवैधानिक व्यवस्था के पुरजोर दिमाग की लोग अगर नहीं रहेंगे तो जो सरकारें निर्माण होंगी, जो सरकारें शायद संविधान का इम्प्लीमेंटेशन, संवैधानिक व्यवस्था के निर्माण में शामिल होंगी। खासतौर से भारत के संविधान ने जिस समता और सामाजिक न्याय का आश्वासन दिया, समता और सामाजिक न्याय जो हजारों सालों से यहाँ के SC, ST, OBC वर्गों के लोगों को नकारा गया, उन लोगों को समता और सामाजिक न्याय देने का आश्वासन भारत के संविधान ने दिया है और ये समता, ये सामाजिक न्याय निर्माण करने की जिम्मेदारी अगर सरकार पे दी है तो वो व्यवस्था निर्माण होती है कि नहीं, ये देखने की जिम्मेदारी इस सरकार की मशीनरी में सामाजिक न्याय के हिमायतियों को फिट करके, सामाजिक न्याय के हिमायतियों को सदन के अंदर भेज करके समता और सामाजिक न्याय की लड़ाई को सही मायने में कामयाब किया जाए, समता और सामाजिक न्याय की व्यवस्था सरकारों के माध्यम से निर्माण हो और यशस्वी हो, ये देखने के लिए इस व्यवस्था का निर्माण किया जाए। जहां बात रिजर्वेशन की बात, आरक्षण की बात, सामाजिक न्याय की जरूरत के घटकों को किन्हें है, जिन्हें वर्ग व्यवस्था के अंदर शूद्र कहा, जिन्हें भारत के संविधान ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कहा। आंकड़े उठा करके अब देखें, बेरोजगारी के आंकड़े उठाओ, गरीबी के आंकड़े उठाओ, भूखमरी के आंकड़े उठाओ, अशिक्षा के आंकड़े उठाओ, इन लोगों के बीच हमें आज भी दिखाई देते हैं। ये सामाजिक अन्याय का वातावरण अगर हमें दूर करना है तो सामाजिक न्याय के हिमायतियों को अंदर डालना है। इसलिए भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 330 से लेकर 340 तक, 342 सामाजिक न्याय की व्यवस्था को कामयाब करने का एक सिस्टम वहां डेवलप किया गया है, निर्माण किया गया है। यह देखने के लिए भारत के संविधान ने उन वर्गों के प्रतिनिधियों को सदन के अंदर जाने के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन की व्यवस्था की। हम यहाँ काफी एक संकुचित तौर पर संविधान के एक एस्पेक्ट को लेकर चर्चा कर रहे हैं, एक एस्पेक्ट कि भारत के संविधान के अंदर जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है उस पॉलिटिकल रिजर्वेशन की उनके मालिक क्या होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है। चंद्रपुर शहर के अंदर इस विषय को लेकर चर्चा करने का और एक आयाम ही है। शायद ये चंद्रपुर के अंदर परिषद ना होगी, लेकिन बड़ी कोशिश से हमें सचमुच में धन्यवाद करना चाहिए हमारे शहर के अध्यक्ष केटी रावते के और शहर के महासचिव राजू, जिन्होंने काफी कोशिशों से यहाँ इस परिषद का आयोजन किया, क्योंकि यहाँ की जो एमएलए की सीट है, ये एमएलए की सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। यहाँ के एमएलए स्टेट करने वाले, संघर्ष करने वाले हैं। हमारी उम्मीद की कि वो हमारे बीच आकर बैठे इस विषय पर अपने ख्यालों को
रखेंगे, इस विषय को लेकर अपनी जिम्मेदारी के एहसास को रखेंगे, लेकिन वो नहीं आए इस बात का हम साथियों, यहीं से प्रॉब्लम खड़ी होगी। आज सब काम छोड़कर यहाँ इस विषय को लेकर बैठना बड़ा जरूरी है। क्या मतलब होता है कि तुम चुप करके जाते हैं? घाटशिलाम जी ने कहा था, बाबा के बच्चों के मर्जी के बगैर इस देश की शासन व्यवस्था नहीं चलने देते। बाबा के बच्चों के मर्जी के बगैर इस देश की शासन व्यवस्था हम चलने नहीं देंगे। इसका मतलब सिर्फ बाबा के बच्चे इस देश में सरकार बनाएंगे या सरकार में शामिल होंगे इतना ही नहीं, तो जिसकी भी सरकार बनेगी उस सरकार को बाबा के बच्चे संवैधानिक व्यवस्था के अंदर चलने के लिए मजबूर कर देंगे, ये उसका मतलब होता है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या इस देश के अंदर पॉलिटिकल रिजर्वेशन लेकर एमपी एमएलए करने वाले लोग या अपने आप को बाबा के बच्चे मानते हैं? क्या अपने आप को बाबा के बच्चे मानते भी हैं? सर ने भी कहा कि वो अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की गुलामी में लगे होते हैं, अपने आकाम की गुलामी में लगे होते हैं। हमारे एक परिचित जो एक एमएलए है, किसी का नाम नहीं होगा, जो रिजर्व सीट से चुन के आए हैं, पूछा कि रिजर्व सीट से चुन के आए हैं, तो रिजर्व सीट से चुन के आने की जिम्मेदारी क्या होती है, क्या आप समझा सकेंगे या बता सकेंगे? क्या करना चाहेंगे आप रिजर्व सीट से चुन के आए हैं? तब इसका मतलब क्या होगा, क्या करना चाहेंगे? उन्होंने कहा क्या करना चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा फंड खींच करके लाएंगे, अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, रस्ते बनाएंगे, नाली बनाएंगे, पुल बनाएंगे, अच्छे अच्छे ढंगों बनाएंगे, कोई सरकारी योजनाएं वो करेंगे। वे हमने कहा कि ये तो आमतौर पर सभी एमपी एमएलए की जिम्मेदारी है। तुम रिजर्व सीट से खड़े हुए हो, चुन करके आए हो, तो रिजर्व सीट से अगर चुन करके आओ तो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कांधों पर लेकर आप सदन के अंदर जाते हो। सिर्फ एक आम एमएलए की तरह नहीं, आप खास एमपी एमएलए बन जाते हो। आपको सदन के अंदर संविधान के सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ना है, इस लड़ाई की अगुवाई करनी है। क्या इस बात का एहसास आप रखते हो? तो वो कहते हैं कि मैं किनके लिए क्यों लड़ूं? क्या मुझे के लोगों ने चुन करके चुना? रिजर्व सीट से जब मैं चुनाव के लिए खड़ा होता हूं तो रिजर्व सीट के लोगों के जो एससी एसटी के लोग होंगे उनके वोट तो आपस में बढ़ जाते हैं। मैं जिस पार्टी से खड़ा रहा हूं उस पार्टी को तो नॉन एससी एसटी लोगों ने वोट डाला, उनके वोटों से मैं चुन करके रिजर्व सीट का सदन के अंदर गया, तो मेरी जिम्मेदारी उनके प्रति डाला है, उनके प्रति मेरी जिम्मेदारी कितनी बनेगी आपको? इस बात को मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि इन परिषदों के माध्यम से जब हम एमपी एमएलए बनने वाले, रिजर्व एमपी एमएलए बनने वालों पर उनकी जिम्मेदारी का एहसास को कहते हैं, तो एससी एसटी वोटर की जिम्मेदारी का एहसास उसको कराना बड़ा जरूरी है। हम हमारी जिम्मेदारी से छूटते हैं तो हमें गलत प्रतिनिधि मिलते हैं, गलत प्रतिनिधि मिलते हैं तो सामाजिक न्याय की लड़ाई आगे नहीं बढ़ती और सदन के अंदर हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई बर्दाश्त होती है। अनेक अनेक मंचों पर अनेक एंगल से उस सबका विस्तार से यहाँ करना नहीं हो पाया। हम सामाजिक न्याय की लड़ाई अगर हारते हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई में अगर पीछे सड़ते हैं तो इसका कारण यह है कि हमारे प्रतिनिधि अपनी सामाजिक न्याय के प्रति की जिम्मेदारी नहीं निभा पाते, तो खासतौर पर रिजर्व सीट से चुन के जाते हैं उनकी जिम्मेदारी। उन लोगों के इस बात का एहसास रखना चाहिए। सर बड़े बड़े कारण है इस देश के अंदर जातिवाद के जिंदा होने का, जातिवाद के जिंदा होने का एक उदाहरण तो लोग अनुभव करते रहते हैं हर 10 साल में या हर विधानसभा चुनाव करते हैं। यहाँ तो ओबीसी सर ने कहा कि रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, ओबीसी बड़ी मात्रा में है, वो तो जो निचले जो जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव है उसको चुन के पाए जाएंगे। सर जिला परिषद ले लो, ग्राम पंचायत ले लो, एमपी एमएलए का कोई इलेक्शन ले लो, एससी और एसटी को ओपन सीट से खड़ा करने वाली पार्टी इस देश के अंदर है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है इस देश का एससी और एसटी, हर पॉलिटिकल पार्टी उससे पॉलिटिकली हर सबमिट करती है। ये कास्टिज्म नहीं है,
आपके वोटों की भी जरूरत नहीं है। यह आइसोलेशन चल रहा है देश के अंदर, यह संवैधानिक खतरे हैं। जो संवैधानिक व्यवस्था इस देश में सामाजिक न्याय की बात करती है, समता की बात करती है, इन्होंने सदन के अंदर नहीं सदन के बाहर भी संवैधानिक व्यवस्था को परास्त करने के अलग अलग रास्ते ढूंढ लिए हैं। जब कोई एक भी मुसलमान खड़ा नहीं किया जाता तो यह संविधान का अपमान होता। यह उस जाति का अपमान नहीं, यह उस संविधान का अपमान। और रिजर्वेशन के लिए भी जब रिजर्वेशन की सीटें अगर नहीं होती संविधान के अंदर तो यकीन मानिए ये लोग विवाद चुन के जाने के लायक नहीं होंगे। इस बात का एहसास हम पूछना चाहते थे हर जो रिजर्व सीट से चुन के आने वाले एमपी एमएलए से उनमें क्या है, थोड़ा सा चिंता है। इसलिए अपने क्या वो अपने आप को बाबा के बच्चे मानते भी है या अपने आप को बोल कर क्या उनके बच्चे बना लिया उन्होंने। साथियों ये एहसास जगाने का काम परिषदों के माध्यम से देश में चल रहा है कि क्या ये जमीन जिंदा है, क्या हमारा जमीन जिंदा है संविधान के प्रति जो अंदर हो रहा है। हम कितने जागरूक हैं जो इस मशीनरी का हिस्सा है, कहीं ना कहीं हम संविधानिक मशीनरी का हिस्सा। जब हम कहते हैं तो अभी 26 नवंबर आएगा, हर जगह भाषण करेंगे। बाबा साहब ने कहा कि संविधान की ताकत से संविधान की जगह में क्या क्या मसले हो। साथियों संविधान विचार करने का साथ रहेगा। हम कचरा में भी सोल्यूशन मिले होते कि बाबा के बच्चों की मर्जी के बगैर सरकार नहीं करनी चाहिए। मतलब संवैधानिक व्यवस्था को धक्का लगाने का काम हिम्मत किसी भी सरकार के अंदर नहीं होनी चाहिए। अंदर ना सही बाहर हमारी ताकत कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। यही तो साथ का इशारा नहीं था। साथियों इस एहसास को बढ़ाने का, इस जमीन को जगाने का काम इस संवैधानिक परिषदों से केवल राज्य में नहीं पूरे देश भर में निर्माण करने का प्रयास करता है। पूरे देश में बाबा साहब को चाहते थे हमारे लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हो। सर ने कहा मगर सर ने इस बात को छेड़ा सेपरेट इलेक्टोरेट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल कास्ट में भरी कोई भी वोट के जाए चुनाव लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट में 132 छोड़ने पड़े जो गांधी जी के साथ में करार के बाद वो पुनः फाइट सेपरेट इलेक्टोरेट देश के अंदर नहीं। आज जॉइंट इलेक्टोरेट है, संयुक्त इलेक्टोरेट है। संयुक्त इलेक्टोरेट के ये दुष्परिणाम हम लोग हो रहे हैं। और ऐसे हालत में जब सदन के अंदर हमारे हिमायती जो गए हैं संवैधानिक बात को लेकर मुंह बंद रखते हैं तो ऐसे हालत में संवैधानिक व्यवस्था को बचाने के लिए इस देश के नागरिक होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे करेंगे, इस बात का एहसास भी हमारे अंदर जागे। कुछ संविधान परिषदों के माध्यम से पूरे देश के अंदर चल रहे हैं। साथियों इस बात को लेकर, इस विषय को लेकर आदरणीय डॉक्टर सुरेश माने सर इस विषय को सविस्तर रूप से हम लोगों के बीच में रखने वाले हैं। इसलिए मैंने पहले ही कहा 10-15 मिनट थोड़ा बात करेंगे और सर को सुनेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि एक प्रमुख आपको करता है हो गया होगा और उस बैकग्राउंड पर अपने भाषण को ये परिणाम देने के लिए एक बार आप सबसे विनती करते हैं कि आप सब लोग बैठ जाए और आने वाला समय है वो थोड़ा ध्यान से हम इस विषय को समझे और आगे वाले आज समय में संवैधानिक लड़ाई के लिए हम सिद्ध हो। अब तक हमारा संवैधानिक संघर्ष चलता था, संवैधानिक लड़ाई एक तरफ संविधान पार्टियों एक तरफ संविधान विरोधियों के हाथों में देश का संविधान, वो लोग तो देश का संविधान चाहते नहीं कि कैसा हो। साथियों हम खतरा सर इतने आसानी से इसको टाल नहीं सकते कि संविधान नहीं करता जाएगा। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इस तरह का माहौल बनेगा। संविधान का कहता है कि आपका दिल्ली के अंदर शासन हो, देश के आधे राज्यों में आपकी सरकार हो तो संविधान को छुड़ाया जा सकता है, मुस्लिम मुल्क ढांचे पे आप हाथ लगा सकते हैं। क्या अभी कोई दावे के साथ कह सकता है कि देश के
महिला आयोग को 40,000 का पेंशन देता है, उस बाप ने अपने पेट को काटता है, अपने बेटे को इंजीनियर बनाया, वो 10,000 का दूसरों को गुलामी रखता है, उसको परेशानी है कि अपने बच्चों को कॉन्वेंट में कैसे जाए। और कौन सी व्यवस्था को प्रयास करते हुए देखना चाहते हो? इससे बचना, यानी हमारे उस पास ने अगर जिम्मेदारी को निभाया होगा ना संगठन से, उसे लगा कि नहीं संविधान के रिजर्वेशन की तमाम होते लगे जरूर मसला तो त्याचा पोर्टल दिसा निघाला आणि आज हा 40,000 वाला 10,000 वाला और अभी 10,000 वाला में नहीं समझेगा तो बहुत मुश्किल में पड़ेंगे। इस लड़ाई को समझिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई को समझिए, ताकि संविधान में चलता रहेगा, इलेक्शन होंगे, चुनाव होंगे, सदनों का गठन होगा, कानून बनेंगे, सामाजिक न्याय की लड़ाई का क्या होगा ये सवाल, और उसी का विरोध संविधान का विरोध है। इसका मतलब ये नहीं इसमें संविधान का विरोध है, सामाजिक न्याय को परिवर्तन करने के प्रयास हो रहे हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई को इस देश में हमें कामयाब करना है। बाबा साहब ने जिम्मेदारी हम पर छोड़ी है। बाबा साहब ने उसी भाषण में अगर ये भी कहा कि अगर इस देश के आखिरी आदमी को न्याय नहीं मिला तो ये देश का आखिरी आदमी संविधान पर से अपना विश्वास खोलेगा। लेकिन हमें यकीन है कि बाबा के बच्चे जो है वो इस देश के आखिरी आदमी का संविधान पर से विश्वास कभी नहीं दे देंगे और वो ना उड़े। इसलिए को हमारे माध्यम से इस पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से राज्य और देश में पूरे कोने में पहुंचाकर इसका आंदोलन को कामयाब करने की कोशिश हो रही है। आप सब लोग इसका हिस्सा बने, रामकड़ी के संदेश को लेके जाए और आने वाले समय में हम संविधान भारत को बचाने के लिए बनाए रखने की अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। इसी निर्धार के साथ हम इस परिषद से बाहर निकलेंगे ऐसे उम्मीद करता हूँ और अपने भाषण को यहीं पर विराम देते हुए आज मुझे भी बोलने का मौका दिया अपने भाषण को ये होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।